हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 37। इससे पहले इस कहानी के 36 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब तक आपने पढ़ा था प्रताप इंडस्ट्री में दादाजी के साथ उनके दो पुराने दोस्त मशीनों को ठीक करने में रुद्र, नील, निहाल और शुभ की मदद कर रहे हैं। जहां बजरंग थक कर बैठ जाता है तो शुभ बोलता है कि अपनी आंखें खोलो बजरंग, अपनी शक्ति को पहचानो। शुभ की बात सुनकर निहाल को काफी ज्यादा हंसी आ जाती है और वो हंस पड़ता है। तो रुद्र अभी निहाल को घूर कर देखने लगता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। इधर प्रताप हाउस में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दादाजी और सबका इंतजार कर रहे थे। अभी सब गेट की तरफ ही निहार रहे थे। तभी दादी ने कहा कि कमाल हो गया है, आज तो निहाल कब से तेरे दादाजी को लेकर गया है, लेकिन अभी तक उन सब का आने का टाइम नहीं हुआ है। आके ये लोग बिजी कहाँ पर हैं? तो नव्या ने अभी दादी को चिढ़ाते हुए कहा कि दादी, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे के सारे अभी दादाजी को बैचलर पार्टी में लेकर चले गए हो? आपको पता है ना पार्टी कैसी होती है? तो नव्या ने अभी अपनी थाई पर हाथ रखकर इशारा करते हुए कहा, इतने इतने से कपड़े पहनकर लड़कियां डांस करती हैं वहां पर दादी। तो दादी ने भी नव्या को देखकर कहा कि तेरा पति कम है जो अब तू भी मुझसे डायलॉग मारेगी, बोल। ये सुनकर अभी सब वहां पर हंसने लगे। तो सौम्या ने अपना मोबाइल लिया और कुछ रीड करने के बाद बोली कि माँ जी, वो सब आज रात घर नहीं आएंगे। तो रुद्र की फैक्ट्री में अभी कोई मशीन खराब हो गई है, वो सब उन मशीनों को ठीक करने में लगे हुए हैं, इसीलिए आज वो घर पर नहीं आ पाएंगे। तो दादी को अभी सौम्या की बातें समझ आ गई थी। तो दादी ने कहा कि वो सब तो ठीक है सौम्या, पर भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। वो लोग तो मशीन ठीक कर रहे हैं ना, मैं खाना लेकर फैक्ट्री चली जाती हूँ ताकि वो सब अच्छे से खाना तो खा लेंगे। तो नव्या भी अपनी जगह से खड़ी होकर बोलती है कि दादी, मैं भी चलूंगी आपके साथ, आप अकेली क्यों जाएंगी? दादी ने अभी नव्या को घूर कर देखा और थोड़ा गुस्से में बोली कि तुम क्यों जाओगी वहाँ पर, तुम्हारा क्या काम है? रात हो रही है ना, तो सब अपना अपना खाना खाकर अपने कमरे में जाओ, समझी? मैं अकेले ही ड्राइवर के साथ फैक्ट्री चली जाऊंगी खाना लेकर। नव्या ने कहा कि आप क्यों जाएंगी दादी, आप भी नहीं जाएंगी? अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आप भी नहीं जा सकती हो। तो दादी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी तो खाना कौन लेकर जाएगा? तो नव्या ने कहा कि खाना तो ड्राइवर भी लेकर जा सकता है ना दादी। तो दादी ने कहा कि नव्या, तुम पागल हो गई हो क्या, मुझसे बहस करोगी अब? तो नव्या ने अपनी आंखें छोटी की और फिर दादी को गुस्से में देखकर बोला कि ज्यादा स्मार्ट मत बनिए दादी, आपको दादू से मिलना है ना इसीलिए, और मुझे भी निहाल जी से मिलना है इसीलिए आपका मन नहीं लगता है दादू के बिना, तो मेरा भी तो मन नहीं लगता है ना अपने पति के बिना। आप जाएंगी तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। तो दादी ने अभी मन ही मन कहा कि ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इन्हें मेरे दिल की बातें कैसे पता चल गई कि मेरा मन संजय के पिताजी को देखने का कर रहा है। नव्या ने भी अभी दादी को घूर कर देखकर कहा कि ज्यादा सोचिए मत दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, ठीक है ना? तो दादी ने कहा कि ठीक है, तू चल सकती है हमारे साथ। लेकिन अगले ही पल दादी ने जब किट्टू को देखा तो वो भी उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। तो दादी को देखकर ऐसा कह रही हो जैसे दादी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो दादी समझ गई थी कि किट्टू भी वहां पर जाना चाहती है। तो दादी भी डाइनिंग टेबल से खड़ी हुई और बोली कि रामू काका, ये सारा का सारा खाना पैक करवा दीजिए, हम सब फैक्ट्री जा रहे हैं। ये सुनकर अभी दिशा भी एकदम से खुश हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिशा को भी अभी शुभ से अटैचमेंट हो गई थी और वो भी उनसे मिलना चाहती थी। तो सौम्या ने भी अपना मोबाइल साइड में रखकर कहा कि माँ जी, आप चली जाइए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। तो दादी ने अभी सौम्या के सिर पर हाथ फेर कर कहा कि अकेली यहाँ पर क्या करोगी तुम सौम्या, तुम भी चलो, नरेन को ही याद करोगी यहाँ पर रह के और फिर रोने लगोगी, फिर अपनी तबीयत खराब कर लोगी, इससे अच्छा तुम हमारे साथ ही चलो। वैसे भी सौम्या कल संडे है ना, पूरा दिन ही रेस्ट करना है। तो सौम्या भी ना चाहते हुए भी दादी और सबके साथ खाना लेकर फैक्ट्री के लिए चली गई थी। तो दादी और सब अभी जब फैक्ट्री में पहुंचे तो नील का नज़र अभी सौम्या पर पड़ी। तो नील के बैकग्राउंड में फिर से गाना बजने लगा, ला 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 ला। तो नील की नज़र अभी सौम्या पर ही टिकी गई थी। तो सौम्या ने आज लाइट पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी।
सौम्या के चेहरे पर अभी थोड़ी सी थकावट नजर आ रही थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में अभी कोई भी कमी नहीं आई थी। तो नील ने भी सौम्या को देखकर अपने मन ही मन कहा कि नरेन ने भी कमाल की खूबसूरती पटाई थी। दादी को देखकर अभी शुभ ने शरारती भरे अंदाज में कहा कि अरे वाह, दादाजी की चांद आ गई। तो दादाजी की चांद आ गई, देखो देखो दादाजी की चांद आ गई। तो निहाल ने भी जब दिशा को देखा तो वो भी चिल्लाया, छोटे शेर की पिकाचू आ गई, वाह कितना अच्छा है, छोटे शेर की पिकाचू आ गई। ये सुनते ही अभी शुभ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट के साथ साथ थोड़ी सी शर्म आ गई थी। तो शुभ ने अपना एक हाथ अपने बालों में मारा और फिर बोला कि अब बस कीजिए ना, चुप रहिए, दिशा बहुत शाय फील करती है इन सब चीज़ों से। वैसे भी आपकी कबूतरी भी तो आई है ना, तो मुझे मत चिढ़ाइए, मैं भी आपको चिढ़ाऊंगा। तो दादाजी के कानों में जब अभी शुभ की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने जल्दी से पलट कर देखा तो दादी अभी सामने डिनर के बॉक्सेस लेकर खड़ी हुई थी। दादाजी ने एक थकावट भरी नज़रों में कहा कि अरे चंद्रकला, तुम आ गई, डिनर भी लाई हो क्या? तो चलो ना, अच्छा ही है, इस रुद्र ने तो पिछले 5 घंटे से काम में लगा रखा है हमें। तभी धर्मचंद्र जी की नज़र अभी चंद्रकला पर गई तो धर्मचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा कि अरे भाभी जी, आप सबके लिए खाना लेकर आई हैं क्या? क्या बात है, इस मामले में तो दिग्विजय काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब है, उसे जो आप जैसा जीवन साथी मिला है। तो धर्मचंद्र जी की बात सुनकर भी अभी दादाजी ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। तो दादाजी ने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया था। चंद्रकला ने भी कहा कि धर्मचंद्र जी, लगता है संजय के पिताजी अब भी आपसे नाराज हैं। तो धर्मचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा कि इस जल कुकड़े को तो और काम ही क्या है, जब देखो नाक पर गुस्सा बैठाकर रहता है, मुस्कान तो इसे आता ही नहीं है। तो चंद्रकला ने भी मुस्कुराकर कहा कि सही कहा आपने धर्मचंद्र जी, इन्होंने मेरा पोता भी अपने जैसा ही बना दिया है, उसके चेहरे पर भी बस हमेशा गुस्सा ही रहता है, लेकिन मेरी बहू किट्टू ने उसके अंदर ना प्यार के एहसास जगा दिए हैं, अब वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है। तभी थोड़ी देर के बाद अभी शुभ और निहाल ने एक चादर फैक्ट्री के अंदर बिछाई और फिर उस पर बैठकर सब खाना खाने लगे। तो किट्टू भी अभी सौम्या के पास में ही बैठी हुई थी और रुद्र का इंतजार कर रही थी, लेकिन रुद्र खाना खाने नहीं आया था। तो किट्टू ने अभी एक प्लेट में खाना सर्व किया और रुद्र के पास जाने लगी। तो किट्टू अभी प्लेट लेकर मशीन के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, लेकिन उसे रुद्र कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी किट्टू ने अभी मशीन की बैक साइड में देखा जहां पर रुद्र अभी नट बोल्ट कस कर रहा था। रुद्र को देखकर किट्टू की तो जैसे अभी सांसें ही रुक गई थी। रुद्र ने अभी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। तो रुद्र ने अपनी बाजू फोल्ड की हुई थी और चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा पसीना टपक रहा था। रुद्र का ध्यान बस अभी उस मशीन को ठीक करने में ही था। तो रुद्र ने अभी महसूस भी नहीं किया कि किट्टू कब उसे निहार रही थी। रुद्र के बाल बिखरे हुए थे, शर्ट आधी बाहर थी और आधी अंदर थी। व्हाइट शर्ट कब ब्राउन हो चुकी थी रुद्र को पता ही नहीं चला। रुद्र के हाथों पर बहुत सारे काले निशान बने हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि रुद्र बहुत देर से काम कर रहा है। तो किट्टू अभी रुद्र को देखती रही और फिर रुद्र में ही खो गई। तो किट्टू अभी रुद्र को ही देखती रहती है और रुद्र का ध्यान अभी मशीन को ठीक करने में ही था। तो रुद्र की नज़र अभी जब किट्टू पर पड़ी तो रुद्र के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। तो रुद्र ने अभी मशीन को ठीक करते हुए कहा कि लिटिल खरगोश, ऐसे क्यों देखती रहोगी क्या मुझे? अब मशीन ठीक नहीं हो पाएगी तो मैं कैसे काम करूँगा? तो किट्टू अभी अपने ख्यालों से बाहर आई और फिर रुद्र की बात सुनकर एकदम से शर्मा गई। तो किट्टू ने भी इशारों में कहा कि खाना खा लीजिए। तो रुद्र ने भी मशीन ठीक करते हुए कहा कि किट्टू, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तुम खाना ले जाओ, मैंने बाद में खा लूँगा, वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। तो किट्टू ने अभी इशारों में ही कहा कि मैं आपको खिला दूँगी। तो रुद्र ने कहा कि फिर तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा अगर तुम मुझे खाना खिलाओगी, इस काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट चाहिए, प्लीज़ तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन किट्टू ने भी अभी जिद पकड़ी हुई थी। किट्टू और रुद्र में अभी खाना को लेकर बहुत ज़्यादा बहस होने लगी थी। तो रुद्र को अभी धीरे धीरे किट्टू पर गुस्सा आ गया था। तो रुद्र ने थोड़ा गुस्से में कहा कि किट्टू, मैं कह रहा हूँ ना कि खाना लेकर चली जाओ, मैं बाद में खा लूँगा, तो फिर तुम यहाँ पर खड़ी होकर मेरा दिमाग मत खराब करो, प्लीज़ अब जाओ तुम यहाँ से। लेकिन किट्टू वहाँ से अभी हिली भी नहीं थी। फिर किट्टू ने प्लेट में वो से एक बाइट लिया और रुद्र को खिलाने लगी। तो रुद्र अभी इस वक्त मशीन ठीक कर रहा था।
किट्टू के ऐसा करने से रुद्र और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। तो रुद्र ने भी गलती से किट्टू का हाथ झटक दिया था और फिर खाने की प्लेट ज़मीन पर गिर गई थी। तो रुद्र ने भी गुस्से में कहा कि किट्टू, तुम बोल नहीं सकती हो लेकिन सुनाई तो तुम्हें देता है ना, तो प्लीज़ मैंने कहा ना कि तुम चली जाओ यहाँ से, मतलब चली जाओ। तो रुद्र की ये बात इतना ज़्यादा गुस्से में कही थी कि किट्टू की आंखें अभी नम हो गई थी। किट्टू ने बहुत ही दिनों बाद रुद्र को गुस्सा देखा था। जब से किट्टू प्रताप हाउस में आई थी तब से रुद्र ने उस पर कभी भी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन आज फिर से रुद्र ने किट्टू को पहले वाला रूप दिखा दिया था जितना वो पहले गुस्सा करता था। किट्टू की आंखें एकदम से नम से रुद्र को देख रही थी। तो किट्टू की मोटी मोटी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अगले ही पल अभी रुद्र को भी महसूस हुआ कि उसने किट्टू को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया है। तो रुद्र अभी किट्टू को मनाने के लिए एक ही कदम चला था कि किट्टू ने अभी रुद्र का हाथ झटक दिया और वहां से चली गई। तो रुद्र अभी किट्टू को आवाज़ ही लगाता रहा, लेकिन इस वक्त रुद्र के पास किट्टू को मनाने का टाइम नहीं था। तो रुद्र ने भी खुद से कहा कि ये लड़की समझती क्यों नहीं है, क्या करूं मैं इसका। अगले ही पल अभी रुद्र फिर से काम करने लगता है। इधर दूसरी तरफ किट्टू बाहर आ गई थी और बाहर सब खाना खाने में बिजी थे। तो किट्टू ने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया था क्योंकि वह सबके सामने अपना और रुद्र का ड्रामा नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन दादी किट्टू का चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि रुद्र ने उसे डांटा है और खाना भी नहीं खाया है। तो किट्टू की आंखें और नाक दोनों ही लाल हो गई थी, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि वो अपने आप को रोने से रोक रही है। तो दादी भी अपनी जगह से थोड़ा सा खड़ी होती हैं और फिर सीधा रुद्र के पास गई। तो दादी ने गुस्से में रुद्र से पूछा कि तूने किट्टू को क्यों डांटा है तूने, उसे बोल। तो रुद्र अभी भी अपने मशीन में बिजी था। तो रुद्र ने कहा कि दादी दादी इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है अभी, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ आप ही, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो दादी ने भी फिर पूछा कि रुद्र मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, तूने उस बच्ची को फिर से क्यों डांटा, उसकी आंखें देखी है तूने, लाल हो गई हैं बिल्कुल। तो रुद्र ने भी हाथ बांध कर कहा कि दादी तुम सास बहू को कम दिखाई देता है क्या, मैं इस वक्त बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज़, चली जाओ आपसे यहाँ से। तो दादी समझ रही थी कि रुद्र अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो दादी ने कहा कि ठीक है रुद्र, अब तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन तुझे इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, समझा तू। इतना कहकर दादी भी वहाँ से चली जाती हैं। तो दादी भी किट्टू के पास आई और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर बोली कि तुझे ही वो बंदर अच्छा लगता है, तू ही उस बंदर के लिए इतना ज़्यादा परेशान रहती है, मैं तो उस गधे को मारूंगी, इतना ज़्यादा मारूंगी, उसने फिर से मेरी बच्ची को परेशान किया है, हम दोनों मिलकर उसकी पिटाई करेंगे, है ना, तो मज़ा आएगा, अब तुम चुप हो जाओ बेटा। तो दादी की बात सुनकर अभी किट्टू ने अपने आंसू पोंछ लिए थे और हल्का सा मुस्कुरा दी थी। इधर दूसरी तरफ फैक्ट्री के एक कोने में निहार बैठा हुआ था और नव्या उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तो नव्या ने कहा कि आपको पता है दादी मुझे लेकर ही नहीं आ रही थी यहाँ पर, लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि तभी लेकर वो यहाँ पर आई हैं मुझे। तो निहाल का ध्यान ना तो खाने पे लगा था और ना ही नव्या की बातों में, उसका ध्यान तो अभी नव्या की खूबसूरती निहारने में लगा हुआ था। तभी नव्या को एकदम से याद आया कि वो अभी पानी तो लेकर आई ही नहीं है। तो नव्या अपनी जगह से उठी और वहाँ से खड़ी होकर बोली कि निहाल जी, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ, मैं शायद पानी लेकर नहीं आई थी, मैं अभी जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। तो नव्या ने अभी जैसे ही एक कदम आगे रखा तो निहाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो नव्या अभी सीधा निहाल की गोदों में जाकर गिरी। तो निहाल ने नव्या के कान में कोल्ड वॉइस में कहा कि मुझे ना पानी नहीं चाहिए, तुम चाहिए। इतना कहकर निहाल ने अपने होठ नव्या की गर्दन पर रख दिए। तो नव्या के शरीर में अभी एकदम से कपन सी दौड़ गई थी। तो निहाल अभी धीरे धीरे करके नव्या को चूमने लगा था। तो नव्या भी अभी निहाल के साथ बहकने लगी थी। तो निहाल में भी धीरे धीरे नव्या की सूट की जिप को खोल दिया था और फिर निहाल ने अपने होठ नव्या की कमर पर रख दिए थे और किस करने लगा था। तो नव्या ने भी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा कि निहाल जी ये आप क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा, प्लीज़ छोड़ दीजिए, रुक जाइए ना, आप मत कीजिए, ये कोई जगह है क्या ये सब कुछ करने के लिए। तो लेकिन निहाल अभी नव्या की बातें सुन ही नहीं रहा था। इधर दूसरी तरफ सब खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। तो दादी ने अभी शुभ को देखकर कहा कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, तू भी खाना खा ले, तेरे लिए भी तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाकर लाई हूँ। तो शुभ ने भी दिशा को देखकर कहा कि भूख नहीं है। तो दादी को अभी शुभ की बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से बोली कि भूख नहीं है मतलब क्या है तेरा कि तुझे
भूख नहीं लगी है? सुबह से इस फैक्ट्री में तू काम कर रहा है और तुझे अभी भी भूख नहीं लगी है? चुपचाप से खाना खा ले, नहीं तो अभी मेरे हाथ से पिट जाएगा। तो शुभ ने भी फिर से दिशा को देखकर कहा कि कहा ना दादी, प्लीज भूख नहीं है। इतना कहकर अभी शुभ फैक्ट्री की दूसरी साइड में चला गया था। तो दिशा भी समझ गई थी कि शुभ अभी दिशा को अपने पास बुलाना चाहता है, इसीलिए वो जानबूझकर ये नाटक कर रहा है। लेकिन दिशा के अंदर अभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी दिशा का फोन वाइब्रेट हुआ। तो दिशा ने अभी फोन पर देखा तो मैसेज पड़ा था। उसमें लिखा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं खाना खा लूं तो अपने हाथों से मुझे खाना खिला दो, वरना मैं भूखा ही रहूंगा। इतना कहकर दिशा की आंखें शर्म से लाल हो गई थी। तो दिशा भी शुभ के पास जाना तो चाहती थी, लेकिन वो जाती कैसे, उसे तो कोई भी बहाना नहीं पता था, क्योंकि सौम्या और दादी वहीं पर बैठी हुई थी। तो बजरंग दादू अभी धर्मचंद जी और दिग्विजय सिंह जी दूसरी तरफ बैठकर खाना खा रहे थे। फिर भी दिशा ने थोड़ा सा हिम्मत करते हुए सौम्या को देखकर कहा कि मम्मा, मैं फैक्ट्री को देखकर आती हूँ। तो सौम्या ने अभी पलकें झपकाई, जैसे कह रही हो कि हाँ बेटा चली जाओ, तुम फैक्ट्री देखकर आ जाओ। तो दिशा ने अभी सौम्या को एक स्माइल पास की और उठकर फैक्ट्री में इधर उधर घूमने लगी। तो दिशा की नजरें अभी शुभ को ही ढूंढ रही थी, लेकिन शुभ उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिशा ने अभी अपने मन ही मन खुद से कहा कि पता नहीं कहाँ पर चले गए, पहले तो मैसेज करते हैं और फिर खो जाते हैं, अभी तो यहीं पर थे। तो दिशा अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर कोने में खींच लिया। तो दिशा भी एकदम से डर गई थी। तो दिशा ने अभी डर के मारे अपने दोनों हाथ और दोनों आंखें बंद कर ली थी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है कि दिशा, मैं हूँ शुभ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इतना ज्यादा डरती क्यों हो? तो दिशा ने अभी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। तो डर के मारे उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। शुभ ने अभी दिशा को देखा तो देखता ही रह गया। हल्की सी नम आंखों में भी दिशा कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। तो शुभ ने अभी मन ही मन खुद से कहा कि दिशा, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, पता नहीं मैंने कैसे तुम्हें परेशान कर दिया। तुम्हारी खूबसूरती तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सच कहती हैं दादी कि गधा ही हूँ मैं। अगले ही पल अभी शुभ ने दिशा के होंठों पर अपने होंठ जोड़ दिए थे। तो शुभ अभी दिशा को किस करने लगा था। तो दिशा अपने छोटे छोटे नाजुक से हाथों से अभी शुभ के सीने पर मारने लगती है, लेकिन शुभ तो उस वक्त अभी दिशा के होंठों से रस पीने में बिजी था। तो करीब 10 मिनट बाद शुभ ने अभी दिशा को छोड़ दिया था। तो दिशा ने अभी गुस्से में शुभ को हल्का सा धक्का दिया और फिर पॉइंट करके बोली कि शुभ जी, आप ना दिन प्रतिदिन बेशर्म होते जा रहे हैं, मुझे ना आपको खाना नहीं खिलाना है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अभी दिशा जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटी तो शुभ ने उसका हाथ फिर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो दिशा अभी शुभ के सीने से जा लगती है। दिशा की धड़कनें अभी तेज होने लगी थी। तो शुभ ने अपना एक हाथ दिशा की कमर पर रखकर खुद से चिपकाते हुए कहा कि कहाँ जा रही हो दिशा? क्या करूं पिकाचू तुम्हारा? तुम्हें देखता हूं तो कंट्रोल ही नहीं होता है मेरा, मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं, लेकिन अभी तुमसे शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए खा नहीं सकता, मगर जिस दिन तुमसे शादी हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हें ज़रूर खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट को मैं खा जाऊंगा। देख लेना दिशा, जिस दिन हमारी सुहाग रात होगी ना, उस दिन मुझे तुम्हें खाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ना तुम्हारी शर्म, ना तुम्हारी मासूमियत, और ना ही तुम्हारा ये भोलापन, और ना ही तुम्हारी बातें। किसी की बातों में आकर नहीं रुकूंगा मैं। तुम्हें खुद नहीं पता कि सुहाग रात वाले दिन तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो शुभ की बातों से ही अभी दिशा की सांसें भारी हो रही थी। दिशा को शुभ की बाहों में ही घबराहट महसूस होने लगी। शुभ ने अभी इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अभी दिशा शुभ की बाहों में कसमसाने लगी। तो शुभ का चेहरा भी एकदम से लाल हो चुका था और कान भी हल्के हल्के गर्म हो चुके थे। तो दिशा को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुभ की बाहों से कैसे निकले, कैसे वो यहाँ से जाए। तो दिशा ने अभी जैसे तैसे करके थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और फिर बोली कि शुभ जी, आपको किसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी? मैं नहीं करने वाली आपसे शादी, आप छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मम्मा बुला रही हैं। तो शुभ ने कहा कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? किससे करना है तुम्हें शादी? तो दिशा बोली, किसी से भी नहीं करूंगी, और हाँ, अगर करूंगी भी तो किसी से भी कर लूंगी, मगर आपसे मुझे नहीं करनी। आपने मुझे बहुत परेशान किया है, आपसे शादी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे और ज़्यादा परेशान किया तो मैं दादी से भी कह दूंगी। तो शुभ के चेहरे पर अभी एक शरारती भरी मुस्कान आ गई। तो शुभ ने अभी अपनी नाक दिशा की गर्दन पर रब करते हुए कहा
कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा? ऐसा तो तुम सपने में भी मत सोच लेना। जब तुमने कह दिया है कि मैंने तुम्हें परेशान किया है तो अपनी कमर कस लो तुम, क्योंकि शुभ तो अब तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही परेशान करेगा, समझ गई ना? रही बात दादी से शिकायत करने की, तो तुम्हारी दादी लंदन में सरपंच लगी हुई है, इसीलिए कोई फायदा नहीं होगा उनसे शिकायत करने का। जिसकी तुम मुझे धमकी देती हो ना, तुम्हें शायद खुद ही नहीं पता कि दादी और रुद्र भाई तो खुद चाहते हैं कि तुम उनकी बहू बनो। तो शुभ के मुंह से अभी सरपंच सुनकर दिशा को काफी ज्यादा हंसी आने लगी थी। दिशा धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, तो शुभ ने अपना गाल दिशा के गाल पर हल्का सा रब करते हुए कहा कि हंस लो दिशा, तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए तो शुभ मरा जाता है। तो ये सुनते ही अभी दिशा के चेहरे पे भी स्माइल बड़ी हो गई थी। तो शुभ ने अभी तक दिशा को नहीं छोड़ा था, तो दिशा में अब थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा कि छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए ना शुभ जी, कोई आ जाएगा हमें ऐसे देखेगा तो गलत ही समझेगा। तो शुभ को अभी दिशा की मासूमियत पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसने धीरे से कहा कि गलत क्या समझेगा, इसमें गलत क्या है, यही कि मैं तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है यही समझेगा ना। ये तो सच बात है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच में कुछ तो है। तो शुभ अभी जितनी बार भी अपना प्यार कॉन्फ्रेंस करता था तो दिशा के गाल उतने ही ज्यादा लाल हो जाते थे। तो दिशा की अभी हिम्मत शुभ की तरफ देखने की भी नहीं हो रही थी और शुभ की पकड़ दिशा की कमर पर कसती जा रही थी। तो दिशा ने अभी फिर से शुभ की बाहों में कसमसाते हुए कहा कि छोड़ दीजिए ना प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए, अभी कोई देख लेगा, आपको अभी बहुत सारा काम भी तो करना है ना। तो शुभ ने कहा कि हाँ हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ मुझे खाना खिलाना पड़ेगा तुम्हें तब। तो दिशा ने अभी थोड़े गुस्से में कहा कि मैं नहीं खिलाऊंगी आपको खाना। तो शुभ ने कहा कि ठीक है मत खिलाओ, वैसे भी मैं खाना खाना ही नहीं चाहता हूँ, तुम्हें खाना चाहता हूँ। इतना कहकर अभी शुभ फिर से दिशा की होंठों की तरफ झुकने लगता है। तो दिशा ने अभी अपनी आंखें बंद कर ली और हल्का हल्का सा पीछे झुकने लगी। तो शुभ ने अभी अपना एक हाथ दिशा के सर के पीछे लगाया और उसे झुकने से रोक लिया और धीरे धीरे शुभ और दिशा 45 डिग्री के एंगल में झुक गए थे और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे में खोए जा रहे थे। तभी दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहे थे। दिशा के चेहरे पर अभी थोड़ी सी घबराहट थी तो शुभ के चेहरे पर मुस्कुराहट। दिशा ने एक चूड़ीदार सूट पहना था, उसके गले का दुपट्टा जमीन को छू रहा था। तो शुभ ने अभी लाइट येलो कलर का शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहन रखी थी। तो शुभ अभी दिशा को किस नहीं करना चाहता था, वो तो बस दिशा की खूबसूरती को निहार रहा था। तो दिशा ने अभी कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद शुभ उसे किस करेगा, इसीलिए उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी। करीब 3 मिनट के बाद तक जब शुभ ने उसे किस नहीं किया तो दिशा ने अभी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। जैसे ही दिशा ने शुभ को देखा तो शुभ ने उसे आंख मार दी। तो दिशा के चेहरे पर फिर से पहले जैसे बहुत ज्यादा शर्माहट के साथ मुस्कान आ गई थी। ऐसा करने से दिशा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई थी। दिशा ने फिर से अपनी नजरें झुका ली। तो शुभ ने कहा कि अब तुम मुझे खाना खिलाओगी या मैं तुम्हें इसी पोज में निहारता रहूं, मरता क्या ना करता। दिशा ने भी अपने मन ही मन खुद से कहा कि क्या सोच रही है दिशा, तू भी ना पागल है, अगर तू खाना नहीं खिलाएगी तो ये तुझे ना ऐसे ही पकड़ कर रखेंगे और किसी ने अगर देख लिया ना तो कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी यार सबके सामने। इससे अच्छा है कि खाना ही खिला दे। बेशर्मी का कोई अवार्ड होता तो शुभ जी को ही मिलता। तो दिशा ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि ठीक है मैं आपको खाना खिला दूंगी, अब तो आप मुझे छोड़िए ना, मैं खाना लेकर आती हूँ। तो फाइनली अभी शुभ ने दिशा को सीधा खड़ा किया और उसे छोड़ दिया। तो दिशा भी जैसे ही वहां से जाने को हुई थी तो शुभ ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वापस जरूर आना दिशा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, दादी के पास जाकर जम कर बैठ मत जाना। तो दिशा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लेकर वो वहां से चली गई। तो दूसरी तरफ अभी नील फैक्ट्री के बाहर चांद को निहार रहा था। उसे आज अवनी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। नील के पास सौम्या कब आकर खड़ी हो गई नील को एहसास भी नहीं हुआ। नील तो आज अवनी को याद करने में इतना ज्यादा खोया हुआ था, बस वो चांद में अवनी को देख रहा था। तो सौम्या ने कहा कि क्या हुआ नील, आज तुम बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हो, वैसे तो तुम हमेशा हंसते रहते हो। तो सौम्या की बात सुनकर नील का ध्यान अचानक से अवनी से हटकर सौम्या पर आ गया। तो नील ने अभी फिर से हल्की सी मुस्कान देकर कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस सौम्या से इतना ही कहकर वो अपनी नजरें चुराने लगा। तो सौम्या ने कहा कि मैं जब से प्रताप हाउस आई हूँ मैंने आज पहली बार
बार ही तुम्हें इतना ज़्यादा उदास देखा है, बताओ क्या बात है नील। तो नील ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि मुझे आज अवनी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो सौम्या ने भी एक हल्की सी स्माइल देकर कहा कि समझ सकती हूँ, मुझे भी पिछले 18 साल से नरेन की याद ऐसे ही आ रही है। फिर भी सौम्या भी चांद को निहारने लगती है। तो नील ने भी सौम्या को देखा और एक बार चांद को देखा और फिर नील की हंसी एकदम से छूट गई। तो सौम्या ने भी अभी थोड़ा हैरानी से नील की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने। नील ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि ये चांद भी न क्या गजब ढाता है, बचपन में मामा, जवानी में यार नजर आता है। ये सुनते ही अभी सौम्या भी जोर जोर से हंसने लगती है। तो सौम्या की हंसी अभी रात के सन्नाटे को चीर रही थी। नील ने भी पहली बार सौम्या को इतना ज़्यादा खोलकर हंसते हुए देखा था। इससे पहले कभी भी उसने हंसते हुए सौम्या को नहीं देखा। तो सौम्या चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। सौम्या को हंसता हुआ देखकर नील के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी और उसने अपना हाथ बालों में मारा। तो फाइनली भी 10 मिनट के बाद सौम्या ने खुद को कंट्रोल किया और फिर नील के सर पर हाथ फेर कर कहा कि कहाँ से लाते हो तुम ऐसी ऐसी थॉट, मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तुम्हारी ऐसी बातें। सौम्या के ऐसा करने से नील के बैकग्राउंड में फिर से गाना बजने लगा, ला 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 ला। तो सौम्या ने जैसे ही अभी नील के बाल में से हाथ फेरा तो नील को अभी 20 साल पुराने वाला मोमेंट याद आ गया था, जब वो पहली बार सौम्या से मिला था और सौम्या ने उसके बालों में अपना हाथ फेरा था। तो नील ने अभी अपने आप पर प्राउड फील करते हुए कहा कि बस बस मिस पुरोहित, टैलेंट है बंदे का और कुछ भी नहीं। तो अवनी तो अभी तुम्हारी कंपनी में बहुत ज़्यादा हंसती होगी ना। तो सौम्या ने भी मुस्कुरा कर कहा कि, तो नील ने भी थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं हंसती है, वो तो बहुत ज़्यादा शर्माती है। तो सौम्या ने भी हैरानी से पूछा कि क्या तुम अवनी से बात नहीं करते। तो नील ने भी फिर से शर्माते हुए कहा कि वो मेरे पास आती तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करना भूल जाता हूँ और फिर उसकी खूबसूरती में खो जाता हूँ। तो सौम्या समझ गई थी कि नील क्या कहना चाहता है, इसीलिए उसने आगे कुछ भी नहीं पूछा। तो नील ने भी थोड़ी देर बाद फिर से कहा कि मिस पुरोहित, आप हंसते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हंसा कीजिए ना। ज़िंदगी तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसी है, पिघल ज़रूर जाएगी, या तो टेस्ट कर लो या फिर वेस्ट कर लो। आपने अपने 18 साल वेस्ट कर दिए हैं, अब उसे टेस्ट करो। बहुत अच्छी है ज़िंदगी, हंसने मुस्कुराने से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब मोनिका के रीडर्स को ही ले लो, कितना ज़्यादा हंसते हैं वो चैप्टर रीड करके, फिर भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट में बाज नहीं आते हैं। इतना तो नेक काम करती है ना सबके हंसाने के लिए। आपको पता है मिस पुरोहित, पहले मैं अवनी से बहुत ज़्यादा दूर दूर भागता था, लेकिन अवनी भी इतनी ज़्यादा जिद्दी थी कि उसने मुझे अपने प्यार के सामने झुका ही दिया। अब मुझे अवनी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, उसके अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। सगाई हो गई है, पता नहीं शादी कब होगी। फैक्ट्री के कोने में निहाल अभी भी नव्या की कमर पर किस कर रहा था। तो नव्या तो अभी खुद को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर रही थी। तो निहाल ने अभी नव्या की सूट की जिप खोल दी थी और उसके सूट को कंधे से सरका दिया था। तो निहाल अभी बड़ी शिद्दत से नव्या के कंधे को किस कर रहा था। तो नव्या भी निहाल को कई बार मना कर चुकी थी, लेकिन निहाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो नव्या तो बस अब निहाल की बाहों में बैठकर कसमसा रही थी। तो नव्या ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए फिर से कहा कि निहाल जी प्लीज़ छोड़ दीजिए, देखिए तो कोई फैक्ट्री में सब कोई है, कोई देख लेगा तो दादाजी के दोस्त भी तो यहाँ पर आए हैं, वो देखेंगे तो क्या ही सोचेंगे, छोड़ दीजिए ना। तो फाइनली अभी निहाल ने नव्या का सूट ऊपर किया और पीछे से जिप लगा दी और फिर नव्या को पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहा कि मैं क्या करूँ नव्या, कंट्रोल नहीं होता है तुम्हें देखकर, तुम कब आओगी मेरे पास, मुझसे नहीं रहा जाता नव्या अब। तो नव्या मैं ना सच में वेट नहीं कर सकता हूँ, अब कितना वेट करना पड़ेगा मुझे। तो नव्या को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और उसने थोड़ा गुस्से में कहा कि अच्छा अच्छा, अब आपसे वेट नहीं हो रहा है, जब मेरी सगाई अनुज से हो रही थी तब तब तो आप आराम से बैठकर वेट कर रहे थे ना। अब जब आपको पता चल गया है कि मैं आपकी हो गई हूँ तो अब आपसे वेट नहीं हो रहा है ना। तो निहाल ने अभी नव्या पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा कि इतने ताने मारती हो ना तुम कि क्या करूं, पति हूं तुम्हारा, थोड़ा तो रहम करा करो मुझ पर, ऐसे मूवमेंट से भी ताने मारने शुरू कर देती हो, प्यार भी तो कुछ कर सकती हो।
तो नव्या ने भी निहाल की बाजू पर हल्का सा मारते हुए कहा कि निहाल जी ऐसे करते हैं प्यार, समझे आप फैक्ट्री में लोहे पर बैठकर प्यार करते हैं। तो निहाल ने भी नोटिस किया कि वो एक लोहे के बड़े से प्लेट पर बैठा हुआ था। तो निहाल ने भी शरारती भरे अंदाज में कहा कि बेड पर तो हर कोई करता है ना, लोहे की चादर पर रोमांस करने का मौका हर किसी को थोड़ी ना मिलता है, मुझे और तुम्हें ही तो मिला है, बड़े खुशनसीब हैं हम। तो नव्या ने भी थोड़ा गुस्से में कहा कि हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हमें स्विट्जरलैंड में रोमांस करने का मौका मिला है ना, है ना। तो निहाल ने भी नव्या की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा तो तुम ही बताओ, तुम्हें क्या रोमांस करना है क्या, स्विट्जरलैंड में चलोगी क्या मेरे साथ। तो नव्या ने अपने दिल की बात बतानी शुरू कर दी थी। तो नव्या ने कहा कि निहाल जी मैं चाहती थी कि मेरी शादी अभी पूरे रीति रिवाज के साथ हो जाए, 4-5 दिन फंक्शंस हों, मैं एक से एक अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूं, अपनी सारी फ्रेंड्स को अपनी शादी में बुलाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अब तो बस एक रिसेप्शन पार्टी की उम्मीद ही है। तो निहाल ने कहा कि वो सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें रोमांस कहाँ पर करना है। तो नव्या ने कहा कि वाइट कलर के फूलों से कमरा डेकोरेट हो, कमरे में गुलाबों की भिन्नी भिन्नी खुशबू आती हो और रोशनी की नाम पर सिर्फ एक कैंडल जल रही हो, कमरे को देखकर एकदम से कंफर्ट फील हो, ना कि घबराहट। कमरे को देखकर मेरा खुद ही मन करे कि मैं आपके पास आ जाऊं, मुझे ऐसे कमरे की ज़रूरत है। नव्या ने फिर जल्दी से अपने फ़ोन को निकाला और फिर उस फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ निहाल को देख कहा कि ये देखो निहाल जी, ये वाला कमरा कितना ज़्यादा सुंदर सजा हुआ है ना। तो नव्या ने भी अपने मोबाइल में धीरे धीरे करके निहाल को बहुत सारी फ़ोटोग्राफ से दिखाई हुई थी। तो निहाल भी समझ गया था कि नव्या अभी क्या क्या चाहती है अपने रोमांस के लिए। तो निहाल ने भी नव्या की उंगलियों से खेलते हुए कहा कि कबूतरी रेडी हो जाओ, तुम्हें ना मैं ऐसा ही कंफर्ट जोन देने वाला हूँ बहुत जल्द ही, लेकिन हाँ बदले में तुम्हें भी मुझे बहुत कुछ देना होगा। ये सुनकर नव्या भी अभी काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई थी, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी निहाल से। तो नव्या ने भी निहाल से पूछा और आपको आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पर रोमांस करना है। तो निहाल ने एक शरारती सी मुस्कान देकर कहा कि शरीफ बंदा हूँ मैं, ज़्यादा डिमांड नहीं है मेरी, मैं तो कहीं भी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ भी कर लेता, तुमने ही रोक दिया। तो नव्या ने हंसते हुए कहा कि अगर कोई बेशर्मी का अवार्ड होता ना तो आपको ज़रूर मिलता। इधर दूसरी तरफ दिशा अपने हाथों से शुभ को खाना खिला रही थी और फिर शुभ एक मीठी मुस्कान के साथ खा भी रहा था। तो खाना भी खत्म होने के बाद दिशा ने कहा कि शुभ जी अब मैंने आपको खाना खिला दिया है, अब तो आप खुश है ना, अब तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो इतनी देर में आपके पास बैठी रहूँगी तो दादी और मम्मा बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगी। तो दिशा उठकर अभी वहाँ से जाने लगी तो शुभ ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि खाना तो खिला दिया है और एक मीठा वो कौन देगा, वो तो खिलाया ही नहीं तुमने। तो दिशा ने अभी ना समझी में कहा कि मीठा तो कुछ बनाया ही नहीं गया था ना, रामू काका से कहकर कल बनवा दूंगी। इतना कहकर दिशा अपना हाथ छुड़ाने लगी तो शुभ ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और दिशा के झटके से गिरने से अभी शुभ का बैलेंस बिगड़ गया था और शुभ जमीन पर गिर गया। तो शुभ के ऊपर अभी दिशा आ चुकी थी और शुभ नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। तो शुभ ने अभी शरारत भरे अंदाज में कहा कि मीठा तो मैं खुद ही खा लूंगा, बस तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं है बस। तो दिशा ने भी ना समझी में कहा कि जब खा लेंगे तो खा लीजिए ना, मुझे छोड़िए, तो मैं ना आपसे अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो शुभ ने भी दिशा की बात सुनते ही जल्दी से करवट ली और अपने नीचे लेकर आ गया। तो शुभ ने भी अगले ही पल अपने होंठ दिशा के होंठों से जोड़ दिए और उसे किस करने लगा। दिशा भी फिर से शुभ को मारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन दिशा के नाजुक से हाथों से अभी शुभ को चोट लगना तो बहुत दूर की बात थी, दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। तो 5 मिनट के बाद अभी शुभ ने दिशा के होंठों को छोड़ा और मुस्कुरा कर कहा कि तुमने ही तो कहा था ना कि मीठा खाना है तो खा लीजिए, और अब मैंने जब खा लिया है तो तुम मुझे मार रही हो, और मेरी मीठी चीज़ को तुम ही तो हो ना, इससे ज़्यादा मीठा मुझे और क्या चाहिए। तो शुभ के ऐसा कहने से अभी दिशा की पलकें झुक गई थी और उसके चेहरे को शर्म से लाल हो गया था। तो शुभ ने अभी उसे छेड़ते हुए कहा कि तुम्हारे गाल जब कश्मीरी सेब की तरह लाल होते हैं ना तो मन करता है कि इन्हें भी खा जाऊं, पर नहीं खा सकता ना। तो दिशा भी इतना ज़्यादा शर्मा रही थी कि अब उसने शुभ को अपने ऊपर से हटाने के लिए भी नहीं कहा था, तो बस अपनी सांसें रोक कर शुभ के नीचे लेटी रही थी। तो शुभ ने अभी कुछ सेकेंडों दिशा को निहार कर उसके माथे पर किस करके कहा कि आज काम खत्म हो जाएगा तो कल मैं रेस्ट करूँगा, प्लीज़ परसों से मेरे साथ डेट पर चलोगी
भी क्या? दिशा ने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिला दी और फिर शुभ ने थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में कहा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था दिशा कि तुम मेरे साथ ज़रूर चलोगी डेट पर। मैंने तुम्हें बाइक चलानी सिखाई थी ना, और तभी तुमने मुझसे वादा भी किया था। अब तुम मुझे बाइक पर बैठाकर डेट पर लेकर चलोगी। मुझे और कुछ नहीं पता है। बदले में तुमने मुझसे बाइक भी तो सीखी है ना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो दिशा धीरे से अभी अपनी पलकें झुकाती है और फिर वहां से हैरानी से शुभ को देखकर बोलती है, जैसे पूछ रही हो तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? तो शुभ ने भी मुस्कुरा कर कहा कि तो कुछ नहीं, मैं बस आज पूरी रात तुम्हें ऐसे ही अपने नीचे रखूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। फिर दादी, तुम्हारी मम्मी और दादू, दादू के दोस्त, जिसको जो भी सोचना होगा सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही अपने पास रखूंगा अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जाओगी। तो दिशा ने भी गुस्से में शुभ के सीने पर मारकर कहा कि आपको नहीं लगता कि आप मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्लैकमेल करते हैं? बोलिए। तो शुभ ने अभी दिशा की नाक पर अपनी नाक रगड़ कर कहा कि अपनी चीज को क्या ब्लैकमेल करना, इसमें तो मेरा ही हक है ना। तुम मेरी ही तो हो और मेरी ही रहोगी। अब जल्दी से बोलो, चलोगी ना मेरे साथ डेट पर या फिर नहीं? तो दिशा ने अभी कुछ सोचकर कहा कि हाँ हाँ चलूंगी, ठीक है चलूंगी पक्का, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात जरूर माननी पड़ेगी, तब ही जाऊंगी आपके साथ। तो शुभ ने अभी बिना सोचे समझे ही कहा कि हाँ हाँ तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, बताओ। तो दिशा ने कहा कि पहले सुन लीजिए तब बोलिए हाँ। तो शुभ ने अभी थोड़ा सीरियस होते हुए कहा कि बताओ क्या बात है, माननी है तुम्हारी? तो दिशा ने कहा कि उस रात हमारे बीच में क्या हुआ था, मुझे ये बताइए। आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा, तब जाऊंगी आपके साथ। तो शुभ ने भी शरारती भरे अंदाज में कहा कि मैं तो बता दूंगा, तुम सुन पाओगी क्या? मैं तो एक एक बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा तुम्हें, तुम अपना सोचो क्या सुन पाओगी तुम? ये सुनते ही अभी दिशा के गाल फिर से लाल हो गए थे। तो दिशा अभी जितना ज़्यादा अपनी शर्म को कंट्रोल करती, शुभ की बातें उसे और भी ज़्यादा उतना ही मजबूर कर देती शर्माने के लिए। तो दिशा ने अभी अपनी आंखें इधर उधर करी और शर्मा के नीचे से घुमाकर कहा कि हाँ सुन लूंगी, आप बताइए, आप थोड़ा सा मुझे डिसेंट तरीके से ही बताना। तो शुभ ने भी दिशा के गाल पर अपने किस करके कहा कि ठीक है, तो कल डेट पर चलोगी ना, तब बता दूंगा सारी बात। अभी दिशा और शुभ के कानों में टन टन की आवाज गूंजने लगती है। तो नील ने अभी एक लोहे का डंडा उठाया हुआ था और फिर मशीन में मारकर खटखटाते हुए सबसे कहा कि आशिको आशिको, अगर टाइम खत्म हो गया हो तो ओ सॉरी मतलब लंच खत्म हो गया हो तो जल्दी से अपना अपना काम संभाल लो आके, क्योंकि आज पूरी रात हम सबको यहाँ पर काम करना है, अपना अपना टाइम घर पर देना। तो शुभ जो अभी दिशा के ऊपर लेटा हुआ था उसने मुंह बनाकर कहा कि खुद की तो कनाडा चली गई है और हमें यहाँ पर जीने नहीं देंगे ये। तो शुभ का अभी बिल्कुल ही मन नहीं था दिशा को छोड़ने का। तो शुभ ने अभी दिशा के माथे पर किस करके कहा कि जाना पड़ेगा, क्या करूं? इतना कहकर अभी शुभ दिशा के ऊपर से उठ गया और फिर नील के पास धीरे धीरे चला गया। दिशा भी वहां से उठकर दादी के पास आ गई। इधर दूसरी तरफ निहाल ने भी जब नील की आवाज सुनी तो उसने भी अपना माथा दीवार में मार कर कहा कि यार यार ये नील का बच्चा ना खुद जिएगा और ना ही हमें जीने देगा, हर वक्त बस बीच में आ जाता है, क्या करूं मैं इसे? तो मैं हमेशा खुन्नस ही निकालनी रहती है मुझ पर। थोड़ी देर टाइम ही तो स्पेंड कर रहे थे, लेकिन नहीं, जनाब से तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जनाब को तुरंत ही मिर्ची लग गई। अब जाना पड़ेगा नव्या, क्या करूं? तो निहाल की बात सुनकर अभी नव्या जोर जोर से हंसने लगी। तो नव्या ने कहा कि जाना तो था ही ना आपको, नील भैया को क्यों गाली दे रहे हो आप, हमेशा बस उनको गाली देते हैं। तो निहाल ने भी अभी नव्या के माथे पर किस किया और वहां से कहा कर जा रहा हूं मैं, इतना याद रखना कि किट्टू की बर्थडे पार्टी के बाद तुम्हारे साथ मैं सारा वक्त बिताऊंगा। इतना कहकर निहाल भी वहां से चला गया था। तो नील अभी शुभ और निहाल को घूर कर देख रहा था। निहाल का मूड अभी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, वो अपनी बाजुओं को फोल्ड कर रहा था और गुस्से में नील को घूर रहा था। तो शुभ भी अभी एक कपड़े से अपने हाथ पोंछ रहा था। तो नील ने कहा कि बहुत जल्दी है ना मुझे मामा और ताऊ बनाने की, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कभी कुछ तो शर्म कर लिया करो कमीनों, कमीनों थोड़ी तो शर्म करो, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, पहले मैं तुम दोनों को मामा और चाचू बनाऊंगा, उसके बाद ही तुम लोग मुझे मामा और ताऊ बनाओगे, समझे? उससे पहले सोचना भी नहीं, जब तक अवनी से मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक दोनों में से कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, अगर क्रॉस कर दी ना तो उल्टा लटका दूंगा सालों को, समझे ना? तो निहाल ने कहा कि ये धमकी शुभ के लिए तो समझ में आती है, लेकिन मैं तो तेरी धमकी क्यों मानूं मैं तेरी धमकी?
आखिर मैं भी घर का जमाई हूँ। तो नील ने भी हाथ बांध कर कहा कि माननी तो पड़ेगी ही तुझे, वरना मैं तेरा रिसेप्शन होने ही नहीं दूंगा साले। तो निहाल ने अभी गुस्से में नील को घूर कर देख कर कहा कि यार यार ये क्या ज़बरदस्ती है, तेरी शर्म नहीं आती तुझे अपनी बहन का घर बर्बाद करते हुए, बोल। तो नील ने भी मुस्कुरा कर कहा कि और तू तू क्या कर रहा है, तू भी तो अपनी बहन का घर आबाद कर रहा है ना, तू भी अपनी बहन का घर आबाद कर दे, मैं अपनी बहन का घर बर्बाद होने से बचा लूँगा। जल्दी से बुला लेना अवनी को, तेरा रिसेप्शन भी करवा देते हैं और मेरी शादी भी। तभी उन तीनों के कान में रुद्र की आवाज़ पड़ती है। तो अगर ये मशीन सुबह तक ठीक नहीं हुई ना तो कोई भी शादी नहीं होगी और ना ही कोई रिसेप्शन होगा और ना ही कोई डेट पड़ जाएगा। अगर कोई भी जाना चाहता है तो जल्दी से ये मशीन ठीक कराओ। तीनों ने ये आवाज़ सुनी तो तीनों अभी जल्दी जल्दी से अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो रात के अभी 2 बज गए थे। मशीन का 80% काम पूरा हो चुका था। तो रुद्र ने जब से काम स्टार्ट किया था तब से एक बार भी ब्रेक नहीं लिया था। वो लगातार बस काम किए जा रहा था। ना उसने पानी पिया था और ना ही उसने कुछ खाना खाया था। वो तो बस मशीन में ही लगा रहा था। किट्टू कब से रुद्र को ही देख रही थी। उसे रुद्र पर अभी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तो रुद्र ने अभी काम करते हुए अपना फ़ोन लिया और फिर जय वीरू को फैक्ट्री में बुला लिया। करीब आधे घंटे के बाद जय और वीरू रुद्र के सामने खड़े हुए थे। तो रुद्र ने भी काम करते करते कहा कि तुम दोनों सुबह से कहाँ पर थे। जय ने कहा कि सर आज सुबह से ही आपका कोई भी ऑर्डर नहीं मिला था ना, तो हम दोनों ही अपने अपने घर चले गए। तो रुद्र ने कहा कि ठीक है, अब आ गए हो ना, तो बजरंग दादू और धर्मचंद्र दादू दोनों ही बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं और इनसे इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, जाकर उनके हाथ पैर दबा दो। वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं ना, ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाए और वो अपने अच्छे से काम बता सकें। थोड़ी देर के बाद रुद्र ने अभी नील को बुलाया। तो रुद्र ने अभी भी अपना काम करना नहीं छोड़ा था और फिर नील को देखकर कहा कि बजरंग दादू और धर्मचंद्र दादू का कितना काम रह गया है। तो नील ने अभी कहा कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो रुद्र ने कहा कि ठीक है नील, तुम जानते हो ना कि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, इतना काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें फ्री कर दो और उन्हें रेस्ट करने के लिए बोल दो, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट की। तो नील अभी रुद्र की बात समझ रहा था। तो नील ने कहा कि हाँ तो टेंशन मत ले, आधे घंटे में दोनों को ही फ्री कर देंगे। और फिर यही हुआ ना, तो नील और शुभ दोनों ही धर्मचंद्र जी और बजरंग जी को फ्री कर देते हैं। तो दोनों ही अभी चेयर पर बैठे हुए थे और फिर जय और वीरू उन दोनों के हाथ पैर दबा रहे थे। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। तो दिग्विजय सिंह जी भी अभी काफ़ी ज़्यादा थक कर बैठ गए थे और दादी भी उनके सिर पर मालिश कर रही थी। तो थोड़ी देर के बाद रुद्र ने भी दिग्विजय सिंह जी को और बजरंग दादू और धर्मचंद जी सबको फैक्ट्री से घर भेज दिया था। तो सौम्या, नव्या, दिशा भी घर चली गई थी, लेकिन किट्टू अभी भी घर नहीं गई थी। तो दादी और सौम्या किट्टू के दिल की बात समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने किट्टू को घर चलने के लिए ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया था। करीब 4 बजे मशीन का सारा काम खत्म हो गया था। तो नील भी अभी अपने हाथ पोंछते हुए बोलता है कि रुद्र सारा काम तो खत्म हो गया है यार, चलो घर चलते हैं। तो शुभ जो अभी तक थक कर बैठ गया था उसने भी कहा कि यार प्लीज़ अब घर चलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी दिशा भी चली गई है, अब तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो लेकिन रुद्र अभी भी कुछ कर रहा था। तो रुद्र बोलता है कि मुझे अभी आधा घंटा और लगेगा, तुम सब घर चले जाओ। तो नील ने कहा कि ठीक है, तो हम आधा घंटा वेट कर लेते हैं। तो रुद्र ने कहा कि नहीं, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर आ जाऊँगा, तुम सब घर चले जाओ। लेकिन नील ने अभी मना किया। तो नील ने कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ पूरी रात तेरा साथ दिया है तो आधा घंटा और दे देंगे। तो नील ने अभी शुभ को देखा जो अब तक जमीन पर लेटा लेटा ही सो गया था। तो निहाल भी अभी अपना सर शुभ की थाई पर रखकर वो भी वहीं पर सो गया था। तो नील भी अभी वहीं पर आ रहा था और उसको भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन वो किट्टू को देख रहा था। तो नील ने भी धीरे से कहा कि बच्चा घर क्यों नहीं गई तुम, अभी तक तुम यहीं पर हो। तो किट्टू अभी कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने कहा कि क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है और तुम्हारा बच्चा मुझे खाना खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा, इसीलिए चाहे मैं उसे कितनी भी डांट लूँ, कितना भी गुस्सा कर लूँ, लेकिन नील वो यहाँ से नहीं जाएगी, मुझे पता है। तो नील को अभी नहीं पता था कि रुद्र ने किट्टू को काफ़ी ज़्यादा डांटा था। तो नील ने भी रुद्र से हैरानी से पूछा कि तूने किट्टू को डांटा है क्या। तो रुद्र ने भी काम करते हुए कहा कि हाँ यार, थोड़ा सा डांट दिया था।
तो नील ने अभी किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू की आंखें नम हो गई थी। तो नील ने भी फिर से पूछा, रुद्र तूने किट्टू को थोड़ा सा डांटा कि ज़्यादा डांटा, ये बता मुझे। तो रुद्र ने कहा कि यार थोड़ा ही सा तो डांटा था, लेकिन मैं अपनी गलती रियलाइज़ कर चुका हूँ। काम ख़त्म कर लूँ फिर मैं भी अपने लिटिल खरगोश को खुद मना लूँगा। तो थोड़ी देर में ही अभी रुद्र का भी काम ख़त्म हो गया था। तो किट्टू ने अभी रुद्र को खाना परोस दिया था। तो रुद्र ने अभी प्लेट से एक बाइट तोड़ा और किट्टू के तरफ बढ़ा दिया। तो किट्टू की आंखों में से आंसू आ गए थे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो रुद्र ने कहा कि प्लीज़ किट्टू माफ़ कर दो ना, खा लो खाना प्लीज़। लेकिन किट्टू ने भी फिर से अपनी गर्दन ना में हिला दी थी। तो रुद्र ने कहा कि अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा खाना, लेकर जाओ इसे। तो रुद्र ने अभी प्लेट सरका दी थी। तो किट्टू ने भी अभी एक बाइट लिया और फिर रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। तो रुद्र ने खा लिया और फिर रुद्र ने भी एक बाइट किट्टू की तरफ बढ़ा दिया और किट्टू ने भी खा लिया। दोनों ने ही एक दूसरे को खाना खिला दिया था और रुद्र को लगा था कि किट्टू अब उससे शायद नाराज़ नहीं है, लेकिन किट्टू उससे अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। रुद्र की ये बात कि तुम बोल नहीं सकती हो लेकिन सुनाई तो तुम्हें पूरा देता है ना, तो किट्टू को अभी बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। तो किट्टू ने अब तक अपना दर्द रुद्र के सामने नहीं रखा था। तो रुद्र इंतज़ार कर रहा था कि किट्टू कब अपनी दिल की बात खोलकर उसके सामने रखेगी। थोड़ी देर में ही अभी नील ने निहाल और शुभ को जगाया और फिर सब प्रताप हाउस के लिए निकल गए थे। इधर रुद्र और किट्टू भी अपने रूम में आ गए थे और फिर रुद्र लैपटॉप लेकर बैठ गया और किट्टू वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गई। थोड़ी देर बाद ही किट्टू वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने देखा कि रुद्र अभी भी काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। किट्टू ने मन ही मन खुद से कहा कि काम करके भी बिल्कुल हार्टलेस हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं कि इनकी बातों का मुझ पर भी कितना ज़्यादा असर होता है। मैं बोल नहीं सकती हूँ तो क्या हुआ, गलती है क्या मेरी, इसमें क्या कमी है मेरे अंदर, और शायद अगर ज़िंदगी भर मैं ऐसे ही रहूँगी। तो किट्टू अभी रुद्र से अभी भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। वो भी कमरे से बाहर चली गई। तो रुद्र काम में इतना ज़्यादा बिजी था तो उसने भी अभी किट्टू को नहीं रोका और उसने सोचा कि शायद किट्टू किसी काम से बाहर गई है और काम निपटा कर वो खुद ही वापस आ जाएगी। अभी रुद्र ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया था और किट्टू जो गुस्से के मारे रुद्र के पास नहीं रहना चाहती थी और गुस्से की वजह से वो कमरे से बाहर आ गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। क्या मना पाएगा रुद्र किट्टू को, क्या दोनों के बीच की नाराज़गी हो पाएगी ख़त्म, और क्या अवनी अब कनाडा से वापस आ पाएगी, ये सारी चीज़ पता चलेंगी कहानी के अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।